हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ हैं, मस्त हैं। और जैसा कि बोर्ड अध्यक्ष ने कहा है कि भाई हम जो अपनी बोर्ड की एग्ज़ाम है उनको कैंसिल नहीं करके कंडक्ट करवाएंगे। और उनकी उम्मीद है वो लास्ट जुलाई तक है। तब तक अपना ये लॉकडाउन सीरीज़ है वो कंप्लीट हो जाएगी और एक पूर्ण रिवीजन कोर्स है वो आपके हाथ में होगा। ये बात अलग है कि आप उसको कितना पढ़ते हैं, कितना समझते हैं। तो बने रहिए मेरे साथ और कंप्लीट कीजिए अपनी 12th की फिज़िक्स को जुलाई से पहले पहले। इसी क्रम में अपना जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस, विद्युत धारिता। आरबीएससी बोर्ड की सिलेबस का ये 4th नंबर का चैप्टर है, जबकि एनसीईआरटी में ये 2nd चैप्टर में कंबाइंड किया हुआ है पोटेंशियल के साथ में। तो कैपेसिटेंस का अर्थ होता है धारिता। क्या होता है? धारिता। विद्युत धारिता हो गया अपना चैप्टर का नाम, इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस। तो इस धारिता नाम से ही आपको शायद कुछ अनुमान लगाने को मिल रहा होगा कि इसका जो अर्थ है वो क्या होगा। इसका अर्थ देखिए, सिंपल वे में बताऊं तो धारिता का अर्थ होता है धारण करने की क्षमता क्या, कि कोई वस्तु है, किसी अन्य कोई भी चीज़ है उसको कितना धारण कर सकती है। जैसे एक बाल्टी है तो उसकी अगर उसकी कैपेसिटी 5 लीटर की है तो हम धारिता क्या कहेंगे कि वो कितना अपने अंदर पानी धारण कर सकती है। ठीक है, ये तो एक सिंपल वे में समझने की बात बताई है मैंने। धारिता का मतलब होता है धारण करने की क्षमता। फिजिक्स की लैंग्वेज में अगर हम धारिता की परिभाषा बनाएं या धारिता को बोलें तो वो होता है कि आप किसी वस्तु को, जैसे किसी वस्तु की धारिता है वो 1 है, इसका मतलब है कि आप उसके पोटेंशियल में इकाई वृद्धि और उसके लिए जितना चार्ज दे रहे हैं उनका अनुपात ही धारिता कहलाती है। क्लियर है? इस चैप्टर में या इस टॉपिक में अपना जो मेन फोकस होगा वो होगा संधारित्र पर, या जिसको बोलते हैं कैपेसिटर। इस चैप्टर का जो मुख्य फोकस है वो अपना संधारित्र ही है, कैपेसिटर, जिसमें हम शुरुआत में कैपेसिटेंस धारिता के कंसेप्ट को समझने के बाद में डायरेक्ट कैपेसिटर पर चलेंगे। उसी कैपेसिटर को समझेंगे, कैपेसिटर के सिद्धांत को समझेंगे। फिर हम विभिन्न टाइप के कैपेसिटर के लिए कैपेसिटेंस निकालेंगे, धारिता निकालेंगे। 2 प्रकार के कैपेसिटर देखेंगे, एक होगा समांतर प्लेट और एक होगा गोलीय संधारित्र। उसके बाद में हम इन संधारित्रों का संयोजन देखेंगे। आप जिस प्रकार से इलेक्ट्रिसिटी में सेलों का संयोजन करते हैं, इसके अलावा प्रतिरोधों का संयोजन होता है, उसी प्रकार से इनका होगा श्रेणी क्रम और समांतर क्रम संयोजन देखेंगे कैपेसिटर का। उसके बाद में संधारित्र के अंदर संचित ऊर्जा के बारे में पढ़ेंगे कि उसके अंदर कितनी ऊर्जा है वो उसने धारण कर रखी है या उसने स्टोर कर रखी है। क्लियर है? अब आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि सर संधारित्र क्या होता है, कैपेसिटर होता क्या है? तो देखिए, यह एक ऐसी युक्ति है, ये ऐसा सोर्स है या ऐसा डिवाइस है जो अपने अंदर इलेक्ट्रिक एनर्जी को स्टोर करके रखता है, विद्युत ऊर्जा का ये संचय करके रखता है। और जब ज़रूरत पड़ती है तो यह खुद निरावेशित होकर के वो हमें प्रोड्यूस कर देता है, इलेक्ट्रिक एनर्जी है वो। तो ये निरावेश जब इसने स्टोर कर रखी है, इसका मतलब ये है आवेशित है, ये चार्ज कैपेसिटर है। और जब वो ऊर्जा हमें चाहिए होती है तो यह खुद को निरावेशित करता है और वह ऊर्जा हमें दे देता है। इसका सिंपल एग्जाम्पल आपने अपनी डेली लाइफ में देखा होगा। और इसका एग्जाम्पल दूर क्यों जाओ, जो आपने अभी अपने हाथ में ले रखा है मोबाइल फ़ोन, उसकी फ्लैश लाइट आपने देखी है। जब हम क्लिक करते हैं फ़ोटो वाले बटन पर तो जो फ्लैश लाइट एक फ्लैश मारती है वो क्या है? वो है कैपेसिटर का निरावेशन। वो फ्लैश लाइट का जो फ्लैश निकलता है उस लाइट से, वो एट ए मोमेंट ही होता है, ऐसे नहीं है कि वो कंटिन्यू रहता है।
तो वो आता है आपके जो इसके अंदर कैपेसिटर जो सेट किया हुआ है वो निरावेशित होता है, और जो उसने संचित कर रखी थी इलेक्ट्रिकल एनर्जी वो हमें प्रोड्यूस कर दी जाती है। तो ये एक सिंपल सा एग्जाम्पल है संधारित्र का। संधारित्र के और भी बहुत उपयोग हैं जो हम इस चैप्टर में आगे धीरे धीरे कंप्लीट समझेंगे। तो चलिए आज का चैप्टर शुरू करते हैं। तो इससे पहले कि हम कैपेसिटेंस के कंसेप्ट को समझें, उससे पहले एक टर्म आती है डाई इलेक्ट्रिक सब्सटेंस, परावैद्युत पदार्थ। तो पहले हम इसको समझते हैं कि आखिर ये परावैद्युत पदार्थ होते क्या हैं। तो देखिए, डाई इलेक्ट्रिक सब्सटेंस है वो लाइक एज ए अचालक पदार्थ होते हैं, अर्थात ये होते हैं आपके नॉन कंडक्टिंग सब्सटेंस। ये हैं आपके नॉन कंडक्टिंग सब्सटेंस, अचालक पदार्थ ही होते हैं, परंतु इनके अंदर फर्क केवल इतना है कि अगर हम इन डाई इलेक्ट्रिक सब्सटेंस को एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं, अर्थात बाह्य विद्युत क्षेत्र में रखते हैं, तो ये एक लिटिल मात्रा, थोड़ी सी मात्रा में ही सही, लेकिन ये विद्युत प्रभाव को प्रदर्शित करेंगे, और इसी गुण के कारण इसे या इन पदार्थों को परावैद्युत पदार्थ कहा जाता है, डाई इलेक्ट्रिक सब्सटेंस कहा जाता है। तो ये बात मैंने यहाँ पे नोट कर दी है कि बाह्य विद्युत क्षेत्र में रखने पर विद्युत प्रभाव प्रदर्शित करते हैं। देखिए ये घटना कैसे घटित होती है इसके अंदर। परावैद्युत पदार्थ हमने देखा कि नॉन कंडक्टिंग सब्सटेंस है, इसका मतलब ये अचालक पदार्थ होते हैं। अचालक पदार्थ वे होते हैं जिनके अंदर मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं। आवेशवाहक यहाँ पे इलेक्ट्रॉन होते हैं, अगर वो मुक्त नहीं होंगे तो धारा कंडक्ट कैसे हो पाएगी, क्योंकि धारा होती है वो आवेशों के चालन के द्वारा होती है। नेक्स्ट जो आपका चैप्टर नंबर 5 आएगा इसके अंदर, उसमें आप पढ़ेंगे। तो अचालक के अंदर इलेक्ट्रॉन है वो मुक्त नहीं होते हैं, इसलिए धारा प्रवाहित नहीं होती है। और जो परावैद्युत पदार्थ हैं वो अपने अचालक पदार्थ हैं, इसका मतलब इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन तो होते ही नहीं है, वो परमाणु में बंधे रहते हैं। लेकिन फिर क्या होता है ऐसा कि ये विद्युत प्रभाव प्रदर्शित करते हैं। तो नॉर्मल कंडीशन में तो वो बंधे हुए हैं, लेकिन हम उसको एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो वो एक थोड़ी सी ही सही, लेकिन कुछ मात्रा में वो अपने आप को इस प्रकार से एडजस्ट करते हैं कि एक बहुत ही सूक्ष्म मात्रा का इलेक्ट्रिक इफेक्ट है वो उनके द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है। तो परावैद्युत पदार्थ हैं वो एक बहुत ही छोटी मात्रा के अंदर अपना इलेक्ट्रिक इफेक्ट दर्शाते हैं, लेकिन वो दर्शाते ज़रूर हैं। अब देखिए बात करते हैं कि डाई इलेक्ट्रिक सब्सटेंस हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। तो मैंने यहाँ पे इसके 2 प्रकार लिखे हैं। डाई इलेक्ट्रिक सब्सटेंस हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है आपका पोलर डाई इलेक्ट्रिक और दूसरा होता है नॉन पोलर डाई इलेक्ट्रिक। पोलर मतलब ध्रुवीय परावैद्युत और नॉन पोलर का मतलब होता है अध्रुवीय परावैद्युत। अब देखिए दोनों के नाम से ही स्पष्ट हो रहा है, यहाँ पे आप कोई चीज़ आती है या कोई नाम आता है ना, उसको आप समझिए, उसके भावार्थ को समझिए कि ये नाम है उसका किस प्रकार से रखा गया, तो इसका सिंपली अर्थ क्या बनता है। आप जितना आसानी से उसका सिंप्लीफिकेशन कर पाएंगे, अपनी उसके अर्थ से ही समझने का प्रयास करेंगे, उतना ही आपको अच्छे से चीज़ें याद होंगी। तो यहाँ पे देखिए पोलर डाइइलेक्ट्रिक ध्रुवीय परावैद्युत की बात है। ध्रुवीय नाम से स्पष्ट होता है कि यहाँ पे ध्रुव होंगे, जबकि अध्रुवीय नाम से स्पष्ट होता है कि उसमें जो ध्रुव है वो है ही नहीं, डाइपोल है ही नहीं। यही बात है ना। तो देखिए अगर हम ध्रुवीय परावैद्युत की बात करें, इसका मतलब उसमें पोल हैं तो 2 मिनिमम तो 2 होंगे, इसलिए वो एक डाइपोल की तरह कार्य करेगा। जबकि अध्रुवीय का मतलब है कि इसके अंदर पोल नहीं है, केवल सिंपल पोल हो सकता है या वो भी नहीं है। ठीक, तो अगर हम बात करें पोलर डाइइलेक्ट्रिक की, ध्रुवीय परावैद्युत की,
तो इसके अंदर क्या होता है, देखिए पोल होंगे, एक होगा नेगेटिव, एक होगा पॉजिटिव। क्लियर है? इनका जो वितरण है वो क्या होगा, पृथक पृथक होंगे, ये इस प्रकार से व्यवस्थित होंगे, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव। तो ये किस प्रकार से व्यवहार करेगा, डाइपोल। तो ये अपना एक डाइपोल बन रहा है, इसका मतलब इससे रिलेटेड होगा अपना डाइपोल मोमेंट। अगर ये पोलर डाइइलेक्ट्रिक है, वो लाइक एज ए डाइपोल है, तो इससे डाइपोल मोमेंट भी रिलेटेड होगा, जिसको हम बोलते हैं पी वेक्टर। इसका एक नेट डाइपोल मोमेंट होगा, बिल्कुल होगा। इसका मतलब ये है कि ये इस प्रकार से व्यवस्थित होते हैं कि ये डाइपोल का निर्माण कर। देखिए इसका एग्जाम्पल द्वारा समझते हैं। एग्जाम्पल देखिए इसके, जैसे HCl है, तो HCl को आप जब तोड़ते हैं तो ये बनता है H प्लस प्लस Cl-। एक है नेगेटिव, दूसरा है पॉजिटिव। क्लियर है? एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, डाइपोल के अंदर दो पोल होते हैं, एक नेगेटिव एक दूसरा पॉजिटिव। बात बन रही है डाइपोल वाली? बिल्कुल बन रही। ये इस प्रकार से व्यवस्थित होते हैं। ये है वो Cl- है, ये H प्लस है। तो इनका डाइपोल मोमेंट होगा नेट डाइपोल मोमेंट, उसकी डायरेक्शन किधर होती है, नेगेटिव टू पॉजिटिव। तो ये इनका पी वेक्टर इधर इस डायरेक्शन में होगा। क्लियर है? इसी प्रकार से H2O है आपका, H2O, इसको तोड़ेंगे तो H2H प्लस O-। क्लियर है? इसको हम जब इसका डायग्राम बना के देखते हैं तो वो किस प्रकार से आएगा कि ये तो है अपना O, ये H, ये H, ये O है, ये H है, ये भी H है। तो नेगेटिव टू पॉजिटिव, इसका मतलब P1 वेक्टर इधर, नेगेटिव टू पॉजिटिव P2 वेक्टर इधर। तो इनका नेट जो डाइपोल मोमेंट आएगा वो ये रहा, P नेट। तो इसका कहने का मतलब ये है कि इसके अंदर नेट डाइपोल मोमेंट है वो जरूर उपस्थित होगा। किसके अंदर? पोलर डाइइलेक्ट्रिक के अंदर। लेकिन जो नेट डाइपोल मोमेंट आएगा वो एक कंडीशन में आएगा, जब हम इसको एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे, बाह्य विद्युत क्षेत्र में रखेंगे तब। देखिए नॉर्मल कंडीशन में क्या होता है, तापीय ऊर्जा के कारण ये इस प्रकार से वितरित रहते हैं कि उनका जो नेट डाइपोल मोमेंट है वो जीरो आता है। देखिए किस प्रकार से आता है, मैं अभी दिखाता हूँ आपको। तो इन डायग्राम में देखिए आप, नॉर्मल कंडीशन में जो थर्मल एनर्जी होती है या जो तापीय ऊर्जा होती है, उस कंडीशन में इस प्रकार से वितरित होते हैं, इनके नेट डाइपोल है वो जीरो प्राप्त होता है। देखिए किस प्रकार से, यहाँ पे देखिए इस डायग्राम में ये किस प्रकार से व्यवस्थित है। तो इसका डाइपोल मोमेंट इधर, इसका इधर, इसका इधर, फिर इसका इधर, इसका इधर। इसका मतलब बहुत ही बेतरतीब ढंग से ये व्यवस्थित है कि इनका नेट डाइपोल मोमेंट हम निकाल ही नहीं सकते। लेकिन जैसे ही हम इसको एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो ये जो पोल है नेगेटिव और पॉजिटिव वो इस प्रकार से व्यवस्थित हो जाते हैं, इनका नेट डाइपोल आता है। और आपने इससे पिछले वाले चैप्टरों में बहुत अच्छे से पढ़ा है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इस डायरेक्शन में दे रखा है अपने को, राइट साइड में, लेफ्ट टू राइट है। तो यहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव जो पोल होंगे वो किस प्रकार से व्यवस्थित होंगे, तो पॉजिटिव पोल है वो आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में, जबकि नेगेटिव पोल है वो उसके ऑपोजिट आएगा। तो यहाँ पे इस प्रकार से किस प्रकार से व्यवस्थित होंगे, ये होगा नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव। तो इस प्रकार से ये व्यवस्थित हो जाएंगी। अब इनका देखिए सबका नेट डाइपोल मोमेंट है वो इस साइड में आ रहा है। तो यहाँ पे हमें नेट डाइपोल मोमेंट प्राप्त होता है जब हम इनको एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट पर चलते हैं।
तो अगला है सेकंड पार्ट अपना डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस का, वो है नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक, अध्रुवीय परावैद्युत। इसका मतलब इसके अंदर ध्रुव नहीं है, डाइपोल नहीं बनेगा, अपना द्विध्रुव नहीं बन पाएगा, तो उसका नेट डाइपोल मोमेंट भी क्या आएगा, 0। अर्थात इनके अंदर जो नेगेटिव और पॉजिटिव का जो वितरण है वो कहाँ पर होगा, केवल एक ही सेंटर पर होगा। देखिए द्विध्रुव में आपने ध्रुवीय परावैद्युत में आपने देखा था नेगेटिव एंड पॉजिटिव का जो वितरण है वो इस प्रकार से होता है, नेगेटिव इधर है पॉजिटिव इधर। लेकिन नॉन पोलर में क्या होता है, अध्रुवीय में होता है, वो एक ही सेंटर पर होते हैं। तो यहाँ पे डाइपोल ही नहीं बन पा रहा आपका। जब डाइपोल ही नहीं बन रहा है तो डाइपोल मोमेंट क्या होगा, जीरो। डाइपोल मोमेंट अपना आ रहा है 0। तो इस प्रकार के जो अणु होते हैं उनको हम बोलते हैं नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक, जिसका एग्जाम्पल है आपका H2, इसके अलावा CO2। क्लियर है। देखिए इनका डाइपोल मोमेंट है वो 0 आ रहा है। किस प्रकार से आ रहा है, H2 की बात करते हैं तो ये H है और ये H है, दोनों क्या हैं, पॉजिटिव ही है, या पॉजिटिव भी नहीं है फिलहाल तो, लेकिन फिर भी माने तो यहाँ पे कोई पोल ही नहीं बन पा रहा है। अगर कोई नेगेटिव है तो वो भी यहीं पे रहेगा, और पॉजिटिव है तो वो भी यहीं पे रहेगा। इसके बाद में हम बात करते हैं CO2 की। तो ये है C, ये O और ये O, अगेन P इक्वल्स टू 0। तो इनका जो डाइपोल मोमेंट आता है, नेट डाइपोल मोमेंट, वो क्या आता है, 0 आता है। लेकिन अब देखिए एक कंडीशन बनती है अपनी, क्या कंडीशन बनती है कि ये जो नेगेटिव एंड पॉजिटिव एक ही सेंटर पर वितरित हैं, इनको अगर हम किसी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दें तो अब इनका जो है वो वितरण के अंदर है वो विस्थापित हो जाता है। देखते हैं कैसे होता है। जैसे मान लीजिए ये अपना एक नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक है, इसको हमने इस इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जिसकी डायरेक्शन है लेफ्ट टू राइट। तो अब इसका वितरण नेगेटिव एंड पॉजिटिव का है वो किस प्रकार से होगा, तो आप पढ़ चुके हैं, पॉजिटिव है वो विस्थापित होता है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में, एंड नेगेटिव है वो उसके ऑपोजिट। तो यहाँ पे जो इनकी नेक्स्ट सिचुएशन होगी वो क्या होगी, ये इस प्रकार से वितरित हो जाएंगी। बाह्य इलेक्ट्रिक फील्ड की उपस्थिति से ये इस प्रकार से वितरित होंगे, तो अब इनका नेट डाइपोल मोमेंट भी होगा P। क्लियर है। अब ये ध्रुवीय परावैद्युत के रूप में कार्य करेंगे। इतनी देर ये अध्रुवीय थे, लेकिन बाह्य विद्युत क्षेत्र में रखेंगे तो ये व्यवस्थित होकर के एक अपना नेट डाइपोल मोमेंट है वो जनरेट कर लेंगे P। क्लियर है। अब हमने देखिए दोनों कंडीशन में देखा है कि नॉर्मल कंडीशन में देखिए ध्रुवीय के अंदर था वो भी P इक्वल्स टू 0 था, क्योंकि वो तापीय ऊर्जा के कारण इस प्रकार व्यवस्थित होते हैं कि उनका डाइपोल मोमेंट ही नहीं होता है। यहाँ पे भी हमने देखा था नॉर्मल कंडीशन में जो डाइपोल मोमेंट है वो 0 था। लेकिन हमने क्या किया, जब इनको एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा तो इस प्रकार से व्यवस्थित हुए कि हमें इनका नेट डाइपोल मोमेंट है वो प्राप्त हुआ। तो अब यहाँ पर एक जो इसकी टर्म निकल के आती है जिसको बोलते हैं पोलराइजेशन। पोलराइजेशन हिंदी में इसको बोलते हैं ध्रुवण। तो ये क्या होता है, ये हम इसी बात से ही समझ लेंगे कि अगर किसी परावैद्युत पदार्थ को, जो ये अपना है जो अभी हम पढ़ रहे हैं डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस, उसको अगर हम एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं और उस एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से उसके अंदर एक नेट डाइपोल मोमेंट अगर जनरेट हो जाता है P, तो ये जो घटना है ना, उस घटना को हम बोलते हैं पोलराइजेशन, ध्रुवण बोलते हैं। अर्थात किसी बाह्य विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति के कारण अगर किसी परावैद्युत पदार्थ के अंदर एक नेट डाइपोल मोमेंट जनरेट होता है तो इस घटना को हम बोलते हैं पोलराइजेशन या
ध्रुवण। ये बात क्लियर हुई? ओके। अब देखिए अगला है, एक नाम आता है आपका रेखीय समदैशिक पराविद्युत पदार्थ। तो देखिए ये कौन से पदार्थ होते हैं? रेखीय समदैशिक पराविद्युत पदार्थ, तो ये वे पराविद्युत पदार्थ होते हैं या डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस होते हैं जो बाह्य विद्युत क्षेत्र के समानुपाती होते हैं। क्या होता है इनका? डाइपोल मोमेंट। तो इनका जो डाइपोल मोमेंट होता है ना, वो होता है बाह्य विद्युत क्षेत्र के समानुपाती। किसका? रेखीय समदैशिक पराविद्युत पदार्थ का, डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस का डाइपोल मोमेंट है वो ई के समानुपाती होता है। यहाँ पे हम जब ये समानुपाती का चिन्ह निकालेंगे तो यहाँ पे एक कांस्टेंट आएगा, वो आएगा काई ई, है ना। काई को ऐसे बनाना है, काई ई वेक्टर। ये क्या है? समानुपाती नियतांक, जिसको हम बोलते हैं पदार्थ की विद्युत प्रवृत्ति। ये क्या है? विद्युत प्रवृत्ति, जिसको इंग्लिश में हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक सस्पेटिबिलिटी। क्लियर है? तो ये आपकी काई ई को बोल देते हैं विद्युत प्रवृत्ति। तो समदैशिक पदार्थ आप समझ चुके हैं, जिनको अगर हम एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो जो उनका नेट डाइपोल मोमेंट है वो उस इलेक्ट्रिक फील्ड के होता है समानुपाती। तो ये अपना डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस वाला टॉपिक था, जिसमें हमने समझा कि डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस क्या होते हैं एंड पोलर डाइलेक्ट्रिक एंड नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक हैं वो क्या होते हैं। इससे अगला जो नेक्स्ट अपना टॉपिक है वो होगा कैपेसिटेंस। उसको हम नेक्स्ट वीडियो में आराम से समझेंगे, बिल्कुल उसका कंसेप्ट क्लियर करेंगे। उसके बाद में अपना जो मेन टॉपिक है इसका कैपेसिटर वो स्टार्ट करेंगे। तो उसके लिए हमें कैपेसिटेंस समझना ज़रूरी है। तो मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।